ऐसे यूं करते हैं। नहीं बस ठीक है, हाँ ठीक है, सामने देखेंगे। फोन डाउन करके आ रहे हैं। थैंक यू। एक सेकंड सर, एक सेकंड जी जरूर। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू जी। और भी है मेरे साथी मुकेश अग्निहोत्री जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अलका जी, अनीश अहमद जी, नरेश जी तो हमारे डिपार्टमेंट के शान है यहाँ। भाजपा के 3 भाई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। आज का जो आरोप पत्र है, आप लोग पिछले 5 साल से लगातार कई चीजें रिपोर्ट करते आए हैं, बिना किसी डर के यहाँ के पत्रकार लिखते आए, छापते आए, टीवी पर बताते आए और हिमाचल की जनता भी देखती आई कि क्या हो रहा है, कैसे पेपर लीक होते हैं, कैसे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले जाते हैं, ब्रेड जो कि हर घर के लिए आवश्यक वस्तु है, कैसे 25 रुपए की ब्रेड 45 रुपए हो जाती है, पेट्रोल डीजल हर चीज, बेरोजगारी और जो वादे थे बेरोजगारी। तो जो आरोप पत्र हम लोग आज रिलीज कर रहे हैं, कोई नई चीज इसमें नहीं है। आप लोगों से तो आप तो सब हर आरोप से वाकिफ। और सबसे शुरुआत जो आरोपों की होती है, आप इनका घोषणा पत्र पिछले चुनाव का उठा के देखिए। 10 प्रमुख बिंदु थे, एक बिंदु बता दीजिए जो इन्होंने पूरा किया। अगर इनके जुमलों पर और इनके घोटालों पर जीएसटी लगाने तो हिमाचल पर जो 72,000 करोड़ का लोन हो गया ना, वो उतर जाए। सिर्फ उस पर जीएसटी लगा देते, जो ये झूठ बोलते हैं, जो ये जुमले देते हैं और जो घोटाले होते हैं। अब पेपर लीक, नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो पुलिस का इम्तिहान हो, वो और कोई इम्तिहान हो। पेपर लीक में भाजपा के जितने भी राज्य हैं देश में आपस में प्रतियोगिता। गुजरात में 22 पेपर लीक में पिछले आते। मैं अभी मुकेश भाई से नीचे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा यहां भी वही स्थिति। तो जो सरकार देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में बिल्कुल न शर्माए और फिर उसके बाद भी वोट मांगने फिर आ जाए, आप बताइए ऐसी सरकार को कोई माफ करेगा? ये जो आरोप पत्र है, हमारा हिमाचल प्रदेश के नौजवानों से, महिलाओं से, उद्यमियों से, सेब बागान के किसानों से वादा है कि इन आरोपों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिना किसी लाग लपेट के किसी को माफ नहीं किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आश्वासन मान लीजिए, वादा मान लीजिए, वचन मान। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे दोनों भाइयों को भी जाना है रैली में। मैं मुकेश अग्निहोत्री जी से आग्रह करूंगा कि आगे की बात हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार, सबसे बड़ा आरोप जयराम सरकार पे ये है कि ये देवभूमि है और देवभूमि में पहली दफा ये हुआ है कि नौकरियां बेची गई। यहाँ पे मुख्यमंत्री हुए, किसी को कहा गया कि वो उन्होंने हिमाचल निर्माता हिमाचल बनाया था, कोई आधुनिक हिमाचल के निर्माता बने, कोई सड़कों वाले मुख्यमंत्री बने, कोई पानी वाले मुख्यमंत्री बने, लेकिन जयराम इतिहास में नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे अब दर्ज किए गए हैं। और आप देखिए कि पुलिस की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती में 6-6 लाख रुपया लोगों ने 8-8 लाख रुपया सिपाही की भर्ती के लिए दिया और
सिपाही भर्ती होने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहली दफा पैसे का लेन देन हुआ। आज भी 250 लोग पेपर खरीदने वाले जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं, जबकि पेपर बेचने वाले या तो सचिवालय में बैठे हैं या पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं। उसके बाद पंप ऑपरेटरों के पोस्टें जो है 4-4 लाख रुपए में बिकी। FIR हुई, FIR से कोई काम नहीं हुआ। चहेतों को नौकरियां दी गई, मेरिट का गला घोंटा गया और प्रदेश के लगभग 14 लाख बेरोजगारों के साथ इन्होंने धोखा किया है और अपने लोगों को सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में भी अलग कमरों में पर्चे दिलवाए गए। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है के माध्यम से भर्तियां हुई नहीं। अपनी मनमर्जी से अपने चहेतों को नौकरियों पे रख दिया गया और हमने फैसला किया है जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है हिमाचल प्रदेश में, भर्तियों के मामले में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी। और ये हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत बड़ा फ्रेम हुआ है, धोखा हुआ है, हिमाचल के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। गैर हिमाचलियों को नौकरियां दी गई, सारे जेईस जो है बाहर से भर दिए गए, 2 हलकों में नौकरियां दी गई और उन हलकों में जो है बिना कायदे कानून से अभी IPH के ड्राइवर लगाए गए। एक्सेल की भर्ती 2 हलकों से 42 ड्राइवर लगा दिए। ये सारा जो लूट का खेल था भर्तियों के मसले में, बहुत बड़ा आक्रोश है हिमाचल प्रदेश में। पुलिस की भर्ती 2020 में भी पर्चा लीक हुआ, पुलिस की भर्ती 2022 में भी पर्चा लीक हुआ, पटवारियों की भर्तियों में हेराफेरी हुई और पिछले 6 महीने में तो जिस कदर लोगों को सरकारी सेक्टर में रखा जाता है ऐसे तो लाले की दुकान में भी नहीं रखा गया और बिना एप्लीकेशन के, बिना किसी कायदे कानून के लोगों को भरने का काम किया है। इसलिए हमने फैसला किया है जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के सारे फैसले रिव्यू किए जाएंगे। सारे फैसले जयराम सत्ता हमारी बननी निश्चित है, सरकार हमारी बननी निश्चित है। हिमाचल के लोगों ने मन बना लिया हुआ है और इस सरकार की पतन की दास्तां प्रदेश के बेरोजगार लिखेंगे जिनके साथ धोखा हुआ है। और इसलिए बड़े पैमाने पे जो बगलिंग हुई है, आपको मालूम है चौटाला जो है 10 साल जेल में लगा के आए हैं, लेकिन इस प्रदेश में उससे कहीं बड़े लेवल की भर्तियों में गड़बड़ हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पैमाना इस राज्य में हुआ है। और दूसरा, भर्तियों के बाद दूसरा अहम मसला है IPH का जो पाइप का घोटाला है। 2200 करोड़ रुपए की पाइप खरीद ली गई। अगले 10 साल तक वो पाइपें जो है प्रदेश में जगह जगह फेंकी हुई हैं। अगले 10 साल तक का जो खरीद है वो कर दी गई यहाँ पे और ना उसकी गुणवत्ता है, ना वो जो है डिमांड थी। और प्रदेश में जैसे ही सत्ता बदलती है इस पाइप घोटाले की भी जांच जो है होगी और जो लोग इसकी खरीद में शामिल हैं उनको जो है पूरे लॉजिकल एंड तक जांच ले जा। हिमाचल प्रदेश में लगभग इवेंट मैनेजमेंट का कार्यक्रम चलता रहा। हिमाचल प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां, पीछे 125 रैलियां की गई, 75 रैलियां तो अमृत महोत्सव के नाम पे की गई। और इन रैलियों भीड़ लाने का जिम्मा भी अफसरों का था, कर्मचारियों का था। फूल लाने का जिम्मा भी, बैंड लाने का जिम्मा भी, टेंट लगाने का जिम्मा भी। 25-25, 30-30 लाख रुपया के टेंट लगा दिए गए। 2-2 हजार बसें रैलियों में HRTC की लगा दी, जो कि पूरी तरह HRTC जो है कर्ज के दलदल में है और कर्मचारी को देने के लिए वहां पैसा नहीं है।
और वहां पे 3-3, 4-4 दिन रूट से बसें हटा के वहां पे ये काम चलता रहा। और इसलिए जिस तरीके से ये रैलियों पे खर्चा हुआ है, लगभग 500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी की रैलियां हुई, दूसरे नेताओं की रैलियां हुई, केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां हुई और जयराम जी की रैलियां हुई। 500 करोड़ रुपया इन रैलियों पे खर्च कर दिया गया। और कोई समझ आता है कि किसी ने कोई मंच लगाना है या कोई माइक लगाना है तो उसमें सरकार का सहयोग हो जाए, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे अभी करोड़ों के बिल जो है डिप्टी कमिश्नर्स के पेंडिंग है हर तरफ से। और ये जो 500 करोड़ रुपए की रैलियां हिमाचल प्रदेश में की गई, जिसमें 18 करोड़ रुपए के भी टेंट लगे, जिसमें 25-25, 35-35 लाख रुपए के टेंट तो हर जगह लगाए गए। ये जो बिल है सरकार बनने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी को भेजा जाएगा। ये ऐसा दोहन जो है रिसोर्सेज को इस पूरे तरीके से इस्तेमाल किसी भी सरकार ने आज दिन तक नहीं किया। और फोर्थली, हिमाचल प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार कहते थे, डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 72-74 हजार करोड़ रुपए के कर्जे में धकेल दिया। हर चौथे दिन कर्जे लेते रहे। 9 दफा प्रधानमंत्री को हिमाचल बुला के एक भी बार उनसे कोई मांग नहीं मनवा सके। और झूठ और झांसे की सरकार थी ये। लगातार झूठ बोला गया और लगातार लोन लिया जाता रहा। और अंततः हिमाचल प्रदेश के सारे मुख्यमंत्रियों ने जितना कर्जा लिया उतना अकेले जयराम जी ने लिया। तो ये तौर तरीका हिमाचल प्रदेश में चलता रहा। और खरीद हुई तो सिर्फ हेलीकॉप्टरों की खरीद हुई, जो कि हेलीकॉप्टरों का जो पटे का मामला है ये भी अंडर स्क्रूटनी रहेगा कि 4-4 हेलीकॉप्टर खरीद लिए, पटे पे ले लिए और बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद ली, आलीशान गाड़ियां खरीद ली। और प्रदेश में रिसोर्स जनरेशन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, फजूल खर्ची के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे बहुत मामले हैं जगह जगह जो कि, और सबसे बड़ा कि माफिया, जितने बड़े पैमाने पे माफिया की ये सरकार थी जिन्होंने प्रदेश के जितने भी संसाधन थे उनका दोहन करके जेबें भरी। प्रदेश सरकार को कहीं भी कोई रॉयल्टी नहीं आई, ना रेत से कोई रॉयल्टी आई, ना बजरी से कोई रॉयल्टी आई, ना शराब के ठेके पिछले 5 साल से नीलाम नहीं किए गए, जिससे 2000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान प्रदेश के एक्सचेकर को हुआ है। इसी ढंग से पेड़ों के कटान हुए, जो पैसा सरकार को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हर तरफ जो है जो प्रदेश, इवन जो कबाड़ भी था प्रदेश में, वो भी जो है ये सरकार निकल गई। तो कुल मिला के इस ढंग से शासन चलाया गया जिससे कि प्रदेश में जो है संसाधनों की लूट हुई, पैसे की बर्बादी हुई। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा धोखा बेरोजगारों से हुआ उसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा के जांच करवाने का फैसला है पार्टी का। और दूसरा मसला, जो दूसरे अन्य मसले हैं जो कि चार्जशीट में दायर किए गए हैं, उन सब में जांच बिठाई जाएगी। और प्रदेश के जो जयराम जी के आसपास की जो कोटरी है, जयराम जी के आसपास के जो लोग थे, जो मंत्री जो जयराम जी के नजदीक थे, जो चेयरमैन जयराम जी के नजदीक थे, जो वाइस चेयरमैन जयराम जी के नजदीक थे, जो एडवाइजर उनके नजदीक थे, इन सब ने एक लूट की एक बहुत बड़ी दास्तान हिमाचल प्रदेश में लिखी है। सबसे भ्रष्ट लोग वो कोटरी है जो कि जयराम जी के इर्द गिर्द 5 साल मंडराती रही। इसीलिए अंतिम मौके पे मंत्रियों की टिकटें बदल रहे हैं, उनके हलके बदल रहे हैं। और यही लोग सब लोग शामिल थे। क्योंकि मुझे आगे कंक्लेव में जाना है, मैं अपना माइक जो है अपने साथी सुखविंदर सुक्खू जी को देता हूँ। आपने मुझे सुना, आपका बहुत धन्यवाद। और पवन जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि वो शिमला आए और उन्होंने आज चार्जशीट जारी की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा एक चार्जशीट जारी की गई है। सवाल चार्जशीट का नहीं है, सवाल पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो इस प्रदेश की जनता को लूटा,
जो भ्रष्टाचार कोरोना काल में हुआ और जो धांधलियां खरीद फरोख्त में हुई, उस संदर्भ में आज कांग्रेस पार्टी ने ये चार्जशीट लाई। जो भी गलत होगा, जो भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित होगा, आज इस प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, सब जेल की सलाखों के पीछे होगा। कांग्रेस पार्टी पारदर्शिता में विश्वास रखती है, नैतिकता में विश्वास रखती है, ईमानदारी में विश्वास रखती है। मैं बार बार कहता हूं कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को जयराम जी ये बताए, जेपी नड्डा जी ये बताए कि उनका इस्तीफा क्यों लेना पड़ा। वो तो विधानसभा के स्पीकर थे। विधानसभा के स्पीकर के बाद उन्हें प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। इस्तीफा इसलिए लेना पड़ा कि जब समाज में एक ऐसी महामारी कोरोना के नाम से इस देश में फैली हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस समय भी पैसे बटोरने में लगे हुए थे। जब पाया गया कांग्रेस पार्टी विधानसभा में आक्रामक हुई तो उनको इस्तीफा मजबूरी में लेना पड़ा। मैं एक बात और आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सभी मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के कार्यालय में भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ये स्पष्ट करे कि किन फाइलों का आपने दबाया गया है। बिजली बोर्ड में एक क्षेत्र में अगर बिजली का मीटर लगाना हो तो 200 रुपया लगता है और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में 500 रुपया लगता है। खरीद करोड़ों की हुई है, धांधली भी करोड़ों की होगी। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि सभी विभाग जो है, जितने भी विभाग उन्होंने कहा है, मेरे साथी मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा, सबकी इंक्वायरी तो होगी ही होगी। इंक्वायरी के साथ साथ ही जेल की सलाखों के पीछे भी मिनिस्टर से लेकर जो भी दोषी पाया जाएगा उसको किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जयराम सरकार ने ये जो चार्जशीट में हमने आरोप लगाए हैं, ये मात्र आरोप नहीं है, ये सत्य है। और सत्य बार बार झूठ बोलने से नहीं बदला जाता, जीत सत्य की ही होती है। जयराम सरकार की हालत तो वो है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इधर उधर की बातें करनी है, इधर उधर के कामों में ध्यान नहीं देना है। प्रशासनिक क्षमता की बहुत बड़ी कमी पाएगी इन 5 सालों में। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी होता है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी होता है। लेकिन जयराम सरकार में इन सब चीजों की कमी पाएगी, क्योंकि जयराम सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली की केंद्र सरकार के पास है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी को अपने 18 विधायकों को चेंज करना पड़ा, क्योंकि जयराम सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के हमारे जो जगत प्रकाश नड्डा जी है, उन्होंने 16 विधायकों को बदलना की जरूरत समझी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस समाज में समाज का कोई भी वर्ग खुश ना हो, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात है, उस समाज में जब 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने जाएंगे तो जिस समाज में अराजकता का माहौल होता है, वो उस अराजकता के माहौल में जो जन सैलाब इस समय कांग्रेस के पक्ष में उभरा है, उसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी 12 नवंबर के मतदान के बाद हिमाचल प्रदेश में एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बनाएगी, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं पत्रकार बंधुओं से भी चाहूंगा कि आप भी राजनीतिक दबाव में ना रहकर कुछ हमारे कांग्रेस पार्टी जो आप जैसी विचारधारा के लोगों को आगे लाती है, आम लोगों को आगे लाती है, जहां लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जाती है और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो जैसी यात्रा करने पर मजबूर होते हैं, उसके पीछे का कारण जानिए। आज उस लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, जिस लोकतंत्र की मर्यादा के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना सब कुछ त्याग दिया। आज उस लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। 900 साल की गुलामी के बाद 1947 में जब संविधान द्वारा इस लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, तो सबसे बड़ा अधिकार आप मतदाताओं को वोट डालने का दिया था, चुनाव लड़ने का दिया था।
जिसके कारण आज एक आम व्यक्ति जो चाय बेचने वाला है वो कह रहा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बना हूं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह अब विपक्ष की आवाज को दबाने का काम ये सरकार कर रही है, कांग्रेस पार्टी जनता के आंदोलन से, आप लोगों के आंदोलन से इस बार सत्ता में आएगी। एक और मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूं, घपले बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, विधानसभा में बोलते रहते हैं, लेकिन आने वाले समय जब कांग्रेस की सरकार आएगी, हमने बार बार कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था जहां समाज के सभी वर्गों का आदर हो, जहां किसान का आदर हो, युवाओं को रोजगार देने की नीति आए, महिलाओं का आदर हो, दलितों का आदर हो, सब प्रकार का आदर हो। इसी संदर्भ में हमने 10 गारंटी योजना लाई है, जहां महिलाओं को 18 वर्ष की जब आयु पार कर जाएगी, एक परिवार में अगर 3 महिलाएं भी होगी तो हम उनको 1500 रुपया मासिक पेंशन देंगे और आजीवन देंगे। जब तक उसके शरीर में सांस है तब तक हम उसको पेंशन देंगे। और जो 60 साल से 80 साल की महिलाओं को 1000 रुपया पेंशन मिलती है, उनको भी एक समानता के तहत 1500 रुपया पेंशन देंगे। ओपीएस का मतलब ये नहीं है कि हम उनको खुश करना चाहते हैं चुनाव में। हम जानते हैं कि इस प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज प्रदेश की विकास की इबारत अगर किसी ने लिखी है, उसमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर नंबर 2 स्थान पर पहुंचे हैं तो इन्हीं कर्मचारियों की बदौलत पहुंचे हैं। उन्हें कैसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि बुढ़ापे काल में ही सामाजिक सुरक्षा की जरूरत होती है। कांग्रेस पार्टी के जो अर्थशास्त्री है, नीति निर्धारक है, उन्होंने फैसला किया जिसके कारण राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू हो गई है। हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाडेरा जी ने कहा कि हम ओपीएस पहले ही कैबिनेट में लागू करेंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 60,000 रिक्त पद पड़े हुए हैं, यहाँ 60,000 सरकारी कार्यालयों में रिक्त पद पड़े हैं। उन 60,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा और 4 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मैं एक बात और देना चाहता हूं, पब्लिक सर्विस कमीशन जो बना है और सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बढ़ा है, इसमें 5 साल में सिर्फ 17,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। कहां कहते हैं कि 1 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। आप सूचना का अधिकार का प्रयोग करिए, पता लग जाएगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से सिर्फ 7,000 लोगों को रोजगार मिला और सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जिनको रोजगार मिलना चाहिए था, उन सब रिजल्टों पर JOIT से लेकर सब रिजल्टों पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। तो जिस मुख्यमंत्री की प्रशासनिक क्षमता ना हो, जिस मुख्यमंत्री में फैसले लेने की ताकत ना हो, जिस मुख्यमंत्री की सरकार दिल्ली में बैठे हुए के अंदर के नेता चलाते हो, ऐसे मुख्यमंत्री को इस सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो जनसेवा के भाव से बिल्कुल भी जनसेवा का भाव की कमी बहुत ज्यादा उस सरकार में है। क्योंकि मुझे भी एक उस किले में जाना है। मैं एक बार फिर पवन खेड़ा जी का, अनिता रामबा जी का, नरेश चौहान जी का, अनीश अहमद जी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बाद में आपके साथ जब कभी मौका मिलेगा तो एक बार फिर प्रेस वार्ता के माध्यम से वार्तालाप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके सवाल शुरू हो उससे पहले जरूरी घोषणा में करना चाहता हूँ। 31 अक्टूबर को 12 बजे दोपहर को मेनका गांधी वाड्रा जी की एक विशाल रैली होगी बदल गांव मंडी। 12 बजे 31 अक्टूबर को मेनका गांधी वाड्रा जी की एक विशाल रैली है बदल गांव मंडी। आप सबको आमंत्रित करते हैं, जरूर आइएगा। अब आपके सवाल। ये जो चार्जशीट आज की है, जो आप लोगों ने प्रेस वार्ता में ब्रीफ किया, उसका क्लैरिटी नहीं हो पाई कि मंत्रीवार कुछ आरोप बनाए हैं, विभागवार बनाए हैं, और इसका डॉक्यूमेंट अगर सर्कुलेट करते हैं तो हमें पूछने में ज्यादा आसान है। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट अभी सर्कुलेट हो रहा है आपको। और विभागवार प्रमुखता कोई खरीद घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो, आउटसोर्सिंग का घोटाला हो, प्रमुखता जितने इस 5 साल में घोटाले हुए हैं
ये जो आपका पुलिस का है, ये तमाम घोटालों का निजी क्षेत्र में जो घोटाले हुए हुए सारी एक लिस्ट अभी आपको जारी कर रहे हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जितने घोटाले हैं ये आप लोगों ने काफी हद तक कवर किया। सीए जी ने क्या टिप्पणियां की, कैसे ऋण बढ़ गया राज्य पर, वो तमाम उसकी फेरहिस्त है, उसके थोड़े बहुत डिटेल्स हैं। और उसके बाद जब सरकार बनेगी तो जो एक्शन लिया जाएगा वो एक उदाहरण बनेगा पूरे देश में कि इस तरह का एक्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में कांग्रेस पार्टी लेगी। पवन जी, कितने पेजों की चार्जशीट है और क्या इसे राज्यपाल को भी सौंपा जाएगा या सत्ता में आने के बाद दिया जाएगा? तो उस दिनों की मेहमान है सरकार, राज्यपाल को परेशान करे। अब जनता की अदालत में आपके माध्यम से आए हैं, राज्यपाल के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होता, संवैधानिक पद पर आसीन है, लेकिन हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे। अब सीधा जवाब दिया जाएगा, सीधी कार्रवाई की जाएगी। और जी पूर्व में कांग्रेस ने भत्ता देने की बात कही थी, वो बेरोजगारी भत्ता कभी नहीं दिया गया। बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई थी, लेकिन बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं गया। कांग्रेस ने, पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में। देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस 5 साल का हिसाब हुआ। उसके बाद लोगों में आशंका ये है, ये जो वादे आप कर रहे हैं 1500 पर प्रति महिला के हिसाब से, कैसे देंगे? सोर्सेज आपके पास है नहीं। मैं आपको केंद्र की सरकार आपको मदद देगी। उदाहरण देता हूं, 3 राज्यों का उदाहरण देता हूं। 2018 की बात है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम लोग चुनाव जीते। शपथ ग्रहण के लिए राहुल गांधी जी और तमाम हमारे नेता सुबह राजस्थान आए, जयपुर आए, मैं वहीं था, अलगा जी शायद मध्य प्रदेश में, और हमारे और साथी छत्तीसगढ़। तो जो वचन हमने किसानों के ऋण को लेकर किया, जब राहुल गांधी का हवाई जहाज जयपुर से निकला, भोपाल पहुंचा, तब तक अशोक गहलोत ने वो ऋण माफी कर दी। जब छत्तीसगढ़ का शपथ ग्रहण हो गया, तब तक कमलनाथ जी ने वो ऋण माफी कर दी। और जब राहुल गांधी दिल्ली शाम को वापस आए, तीनों सरकारों ने ऋण माफी कर दी। तो आप लोग ये उदाहरण दें और कहें कि नहीं हुआ, इस पर संशय है किसी को, कांग्रेस की बात पर किसी को कहीं कोई संशय नहीं है। अगर किसी को संशय हो, हमारे साथ उनको राजस्थान देखिए, कमलनाथ जी से बात करिए मध्य प्रदेश में, बघेल जी से बात करिए छत्तीसगढ़। जो कहते हैं उससे ज्यादा करके, ये हम लोग ऐसे नहीं है कि मोदी जी ने कुछ कहा उसके बाद अमित शाह कहते हैं कुछ जुमला, हम लोग जुमले वाले। पवन जी, 30 तारीख को 68 विधानसभा में भाजपा 68 जो है रैलियां करने जा रही है विजय संकल्प के माध्यम से, तो किस तरह देखते हैं उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं बूस्टअप जो है वो मिलेगा और प्रचार में और गति मिलेगी इससे? अगर वो हिमाचल की जनता को इतना कम आंकते हैं, इवेंट दिखाएंगे, सर्कस दिखाएंगे, तमाशा दिखाएंगे और जनता वापस से वोट दे देगी, तो बहुत बड़ी गलत है। हाँ, इनके पास बहुत पैसा है, कोई शक नहीं बात। मैंने तो आपको कुछ घोटालों की लिस्ट बताई, ऐसे घोटाले हर राज्य में हो रहे हैं जहाँ भाजपा का शासन। पैसे की इनके पास कमी नहीं है, करने दो इवेंट, थोड़ा खर्चा भी होना चाहिए, कई लोगों को रोजगार तो इसी बहाने मिल जाए 15 दिन। लेकिन जनता इन तमाशों से आंखें मूंद कर फिर से इनको वोट नहीं देने वाली, यह बात स्पष्ट तौर से। पवन जी, मेरा एक सवाल है, हिमाचल प्रदेश में ये जो चार्जशीट की पॉलिटिक्स होती है, कोई भी इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन, उससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में होती है वो एक चार्जशीट ले आती है, जो रूलिंग पार्टी होती है। उसके बाद जब सरकार, वही पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो चार्जशीट को खड़े रस्ते में डालती है। जो ये आपका चार्जशीट है, इसमें किसी भी मंत्री का नाम नहीं है। क्या ये अटेम्प्ट है कि जो आपके अपने भाई है पॉलिटिक्स में, जो दूसरी साइड है, उनको बचाने की एक अभी से शुरुआत है कि ताकि कल को जो है आप सत्ता में आए तो किसी को बाई नेम ना हो? आईसीएस को घटाने के बाद मंत्री का नाम तक नहीं आता। ऐसा नहीं होता, सबको सब मालूम है जो इसमें लिखा है। जब इंक्वायरी होगी, कौन मंत्री, कौन संतरी, कौन जिम्मेदार था, किसका हस्ताक्षर था, मिनट्स में क्या लिखा है, फाइल में किसी क्या सामने आएगा, इंक्वायरी
तब कार्रवाई होनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप फिर हमें पकड़ के पूछेंगे कि क्यों नहीं हुई। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पहले किसी ने किया और कार्रवाई नहीं की, तो देखिए हमारे बीच में भी कुछ लोगों का दिल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, कुछ का कम बड़ा होता है। पुराने हमारे जो मुख्यमंत्री थे, हो सकता है वो सरिदय थे, बड़े दिल वाले थे, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे रखें। लेकिन मैं आपको मेरी बात का बता दीजिए, आश्वस्त करता हूँ दिन हमारा बड़ा होगा, इतना बड़ा नहीं है कि इस तरह की लूट को हम आंखें मूंद लें। इस तरह की लूट माफ नहीं की जाएगी, सजा दी जाएगी। और मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ, हम ही में से कुछ लोग वापस आएंगे आपके सामने और बताएंगे कि ये कार्रवाई। मेरा एक सवाल है जो पहले पूछा है उसी को मैं पूछ रहा हूँ कि 1500 रुपया हर महिला को आप कैसे लेंगे? एक तरफ कहते 70-72 करोड़ का कर्जा है, इसको थोड़ा विस्तार से खुल के वित्तीय प्रबंधन आपकी एक चीज होती है। हाँ जी, जब कांग्रेस की सरकारें होती हैं तो हम लोग अनर्थ शास्त्रियों पर निर्भर नहीं करते, जैसे कि आजकल हो रहा है। किसी दिन अचानक मन हुआ, 8 बजे आए, बोले 12 बजे नोट बंद। हमारे यहाँ अर्थशास्त्रियों की एक पूरी सेना होती है, टीम होती है, वो सलाह देती है। अब आप अर्थशास्त्रियों की तुलना अनर्थशास्त्रियों से करें और कहें साहब आप कैसे लाओगे पैसा, तो 70 साल में जो विकास हुआ वो वित्तीय प्रबंधन से हुआ। और वित्तीय प्रबंधन बिल्कुल संभव है, इसमें कहीं कोई असंभव नहीं। राजस्थान करके दिखा रहा है, मध्य प्रदेश ने जब तक हमारे कमलनाथ जी थे उन्होंने करके दिखाया। छत्तीसगढ़ बिल्कुल बदस्तूर वित्तीय प्रबंधन का एक उदाहरण बन गया है पूरे देश में। तो ये कहना भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ा आसानी से कह रहे थे पैसे कहां से लाओगे। हम सरकार चलाना जानते हैं। पवन खेड़ा जी, तो क्या हम ये माने कि इससे पूर्व की जो भगत सिंह सरकार थी वो वित्तीय प्रबंधन नहीं जानती थी? यूपीए 1 यूपीए 2 की जो सरकार थी 20,000 करोड़ रुपए का वही कर्ज दिया गया, तो क्या हम माने वो भी कर्ज लेना कोई गुनाह नहीं होता। हर राज्य सरकार के ऊपर थोड़ा कर्जा होता है। बहुत कम सरकारें ऐसी होती हैं जो बिना कर्जे के, क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति कुछ होती है, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कुछ होती है, हर राज्य की अलग अलग स्थितियां होती हैं। आज का जो कर्जा है उसकी आप 20,000 करोड़ से 72,000 करोड़ की तुलना करें। तो आपने यूपीए 1 और यूपीए 2 को भी बोला। यूपीए 1 और यूपीए 2 में वित्तीय प्रबंधन कैसा था, आप उस वक्त का जीडीपी देख लीजिए उठाकर, उस वक्त का पेट्रोल की कीमत देख लीजिए, जबकि अंतरराष्ट्रीय मूल्य क्या थे वो आपके सामने है। उस वक्त की जो स्मॉल सेविंग्स थी, जो बचत होती थी, वो देख लीजिए। उस वक्त का जो लघु उद्योग था, एमएसएमई सेक्टर था, वो देख लीजिए। फिर तुलना करिए पिछले 8 साल से, आपको तमाम उत्तर मिल जाएंगे कि वित्तीय प्रबंधन होगा क्या। और ये मत भूलिएगा कि उस वक्त किसानों का ऋण माफ किया गया था 85,000 करोड़, छोटी बात नहीं थी। मत भूलिएगा कि नरेगा लाकर ग्रामीण इलाकों में भी परचेसिंग पावर बढ़ाया गया था, क्योंकि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है। उपभोक्ता चलाता है उस इकोनॉमी को, और उस उपभोक्ता की जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में क्या कर लेगा, उसका क्या भूमिका होगी आप खुद समझ लीजिए। तो उपभोक्ता की जेब में गांव में भी और शहर में भी अगर पैसा डाला गया तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में डाला गया। इस पर मैं आपसे बहुत लंबी चर्चा कर सकता हूं, और अगर आप निर्मला सीतारमण जी को भी सामने बैठाना चाहें तो हम उनकी भी चुनौती स्वीकार करें। पवन जी, फार्मिंग सवाल ये है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि बार बार कहकर थक गए थे कांग्रेस के नेता कि 4 सीट आ रही है, 4 सीट आ रही है। अब चुनाव के वक्त जब आप गवर्नर को नहीं दे सकते, कुछ और नहीं कर सकते, तो सिर्फ एलिगेशन लगाने को ही है। हमारा आत्मविश्वास का उदाहरण है ये कि अब गवर्नर को देने की आवश्यकता है। अब हम खुद इस पर एक्शन, इससे ज्यादा बोलना थोड़ा घमंड होगा, घमंड नहीं है, आत्मविश्वास है। गवर्नर को तो तब देते जब हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं। अब गवर्नर साहब को भी, गृह मंत्री साहब को भी, प्रधानमंत्री साहब को भी इस एक्शन टेकन रिपोर्ट देंगे कि इस लूट पे हमने ये काम किया। फार्मिंग इशू, वन ऑफ द 10 एश्योरेंसेस जो जिनको आप गारंटी कहते हैं, उसमें आपने कहा है कि फार्मर्स ने वो फलों का, स्पेशली वो फलों का मूल्य तय करेंगे।
we have been asking in different conferences of Congress कि इसमें आपका एजेंडा फॉरवर्ड क्या है? You are talking about financial management की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो वोटर्स हैं, जो farmers हैं, they want to know how farmers will decide the prices of their produce. There are examples from different states of how farmers have been empowered to decide the prices of their produce. And those states, I'm very proud to say that, were ruled by the Congress and Bihar. You see the Amul model, you will get a lot of answers how to empower the communities so that they can decide the price of their produce. We have our strategy in place. We have the entire blueprint in place. We will ensure that nobody can exploit the apple growers of Himachal Pradesh the way they are being exploited today. सर, एक तरफ कांग्रेस कहती है कि एक आम आदमी को चुनकर जो है वो टिकट बांटेंगे, दूसरी तरफ नारे लगते हैं कि पैसे लेकर टिकट बांटेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जब इतना बड़ा परिवार होता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, वो बना लिए जाती है। लेकिन मैं कल से यहाँ शिमला में आप जैसे साथी नामी काफी पत्रकारों से भी मिला हूँ, मित्र भी हैं हमारे, सबने पहली बार ये बोला कि साहब इस बार आपने विवाद विस्तारण बड़ा अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत विकट एक तो बढ़ने के बाद, तो तुलना भी कर सकते हैं आप दोनों पार्टियों। हमारे यहाँ इस तरह कोई बड़ा मतभेद नहीं सामने। लेकिन कांग्रेस के ही लोगों ने आरोप लगाए हैं पैसे लगा के टिकट देने पे। जी, आपकी पार्टी में 12 लेवल्स हैं, उनमें से कितने आप उनको बना पाए हैं और कितने कल तक या शाम तक अलका जी और नरेश जी आपको पूरी जानकारी देंगे। चारों तरफ से जानकारी आ रही है, काफी आज 3-4 जगह पर खबर आई है, लेकिन पूरी लिस्ट जब बन जाएगी तो आपसे सारा अब मैं